हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। टॉप 100 एमसीक्यूज लेकर आया हूं बिहार बोर्ड के स्टूडेंट से। क्यों? क्योंकि 1 फरवरी 2024 को आप देने जा रहे अपना पहला एग्जाम, वो भी इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 टू 100 मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं, बशर्ते आपकी तैयारी परफेक्ट होनी चाहिए। उसी तैयारी को और धार देने के लिए मैं लेके आ रहा हूँ 100 एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम में जरूर फंसेंगे। मतलब इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, मतलब आपकी तैयारी परफेक्ट होने वाली। मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, और एक्चुअली ये सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड के उन क्वेश्चंस में से है जो पिछले कुछ सालों में लगातार पूछे गए हैं। तो आपको देखना जरूर चाहिए, शेयर जरूर करना चाहिए अपने दोस्तों के बीच में। टाइम ज़्यादा ना लेते हुए ध्यान में रखिएगा, द इकोनॉमिक्स गुरु लगातार बने रहना है। आपके एग्जाम की 1 फरवरी को एग्जाम में कंप्लीट तैयार करेंगे आप। एमसीक्यूज है, कल कुछ और भी मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन का सिलसिला। पहला क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा? आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? आपको बताना आर्थिक समस्या जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इकोनॉमिक प्रॉब्लम, किस बात से रिलेटेड है। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए। देखिए, वन वर्ड क्वेश्चन भी कह सकते हैं, याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। ऑप्शन जिसमें इसमें आंसर होगा आपका चुनाव की समस्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लास के लास्ट में बिल्कुल मैं आपको पूरा आंसर की दे दूंगा ताकि आपने आंसर आप मैच कर सके। क्वेश्चन नंबर 2, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल्य उद्देश्य क्या होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसको सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां पर पूरी आर्थिक गतिविधियों का जो केंद्र होता है वो केंद्रीय नियोजन के हाथों में होता है। तो यहाँ इस अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य जो होता है वो होता है अधिकतम लोक कल्याण, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो कीमत तंत्र यानी कि बाजार अर्थव्यवस्था, और बाजार अर्थव्यवस्था इसमें से कौन सा है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सीमांत उपयोगिता क्या है? यह सीमांत उपयोगिता का जो 4 फार्मूला दे रखे, इसमें कौन से फार्मूला सीमांत उपयोगिता कैलकुलेट करने के लिए होता है? तो राइट आंसर होगा, सीमांत उपयोगिता फार्मूला होता है डेल्टा टी यू डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू। इसका एक और फार्मूला होता है टी यू एन माइनस 1 फार्मूला, आपको याद रखना, ये सीमांत उपयोगिता निकालने का फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 5, सम सीमांत उपयोगिता के नियम को क्या कहा जाता है? सम सीमांत उपयोगिता का नियम एक और नाम उपयोगिता वृद्धि नियम, उपयोगिता ह्रास नियम, प्रतिस्थापन नियम, और इन चारों में से सम सीमांत उपयोगिता का दूसरा नाम जो है प्रतिस्थापन का नियम है। इनका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन पूंजी खाते में नहीं आता? पूंजी खाता, और ये पूंजी खाता किसको है? बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि बीओपी, जिसको हिंदी बोलते हैं भुगतान संतुलन के अंतर्गत जो पूंजी खाता तैयार किया जाता है इसमें दीर्घकालीन मदें शामिल होती है। कौन सा है? सरकारी मदें है, एक पक्षीय अंतरण नहीं, ये जो है पूंजी खाते का नहीं, अक्सर में इसको चालू खाते की मदें कहते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा बी। कौन सा चूज करना है? हमें बी चूज करना है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता संतुलन की शर्त है? उपभोक्ता संतुलन की शर्त मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पर उपभोक्ता संतुलन में होता है, वो भी उदासीनता वक्र। तो ध्यान रखना, उदासीनता वक्र की 2 संतुलन होती है। एक, उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करने, ये तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना चाहिए। ये दोनों ही स्थितियां उपभोक्ता संतुलन के लिए जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर सी चूज करेंगे हम, ए और बी दोनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मांग वक्र के ऋणात्मक ढलान के प्रमुख कारण है। आपने देखा होगा मांग वक्र ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है। एक्चुअली में ये कारण किसका है? घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के कारण होता है, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन, उपरोक्त सभी। तो मांग का नियम का मतलब कीमत के कम होने से वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो ये जो प्रभाव होता है वो क्यों होता है? क्योंकि ये तीनों कारक काम करते हैं। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, विकासशील देशों में राजकोषीय नीति के उद्देश्य क्या है? विकासशील देश एक ऐसा देश जो विकास करने की राह पर बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है। तो ऐसे में उस देश की राजकोषीय नीति बनाई जाती है ताकि पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना, आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, विनियोग के लिए संसाधनों को एकत्रित करना, ये तीनों ही प्रमुख उद्देश्य होता है। तो हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, सामूहिक पूर्ति को व्यक्त करता है। इसमें से कौन सा सामूहिक पूर्ति को व्यक्त करता है? सामूहिक पूर्ति यानी कि एग्रीगेट सप्लाई, शॉर्टकट बोलते हैं एएस। राष्ट्रीय आय को, उपभोग एवं बचत के जोड़ को, ए और बी दोनों को, इनमें से कोई। तो राइट आंसर होगा ए और बी, क्योंकि ए सामूहिक पूर्ति बराबर होता है बचत, उपभोग व्यय प्लस बचत व्यय, और इन दोनों का टोटल हमेशा आय के बराबर होता है। ये तीनों ही आपस में बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों को चूज करेंगे, दैट इज ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा कथन सही है?
मतलब चार है, चार में से तीन गलत है और एक सही है। तो राइट आंसर क्या होगा वो देखिए, मनुष्य की आवश्यकता सीमित होती है, बिल्कुल गलत, मनुष्य की आवश्यकता असीमित होती है। साधन सीमित होते हैं, ये बात सही है। और साधनों के वैकल्पिक प्रयोग नहीं होता, गलत है, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। तो बाकी तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें अपना राइट आंसर मिल गया बी। क्वेश्चन नंबर 12, यदि अर्थव्यवस्था में आय संतुलन स्तर पर पूर्ण रोजगार के स्तर से पहले ही निर्धारित हो जाता है तो इसे क्या कहा जाता है। अगर मान लीजिए आय का संतुलन जहां होना चाहिए, यहां पर आय का संतुलन होना चाहिए, मतलब एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड बराबर, लेकिन एग्रीगेट डिमांड पहले ही हो जाता है और संतुलन जहां होना चाहिए था उससे पहले ही हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है न्यून मांग की दशा, कि मांग जितनी होनी चाहिए उससे कम होती है, इसको स्थिति को बोलते हैं न्यून मांग या अविस्फीतिक अंतराल। 13, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसने दिया। रट्टा मार लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है और उसका राइट आंसर होगा एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, उपयोगिता का क्रमागत सिद्धांत किसने दिया। उपयोगिता के दो सिद्धांत है, एक क्रमागत सिद्धांत है, एक दूसरा गणनावाचक सिद्धांत है। क्रमागत सिद्धांत देने वाले हैं प्रोफेसर हिक्स एवं एलन, ऑप्शन नंबर सी। और मार्शल ने दिया था गणनावाचक सिद्धांत। ध्यान में रखना इस चीज को। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, मतलब यहां पर भी अविस्फीतिक अंतराल कुल ये मान लिखा हुआ है, न्यून मांग की माप है, स्फीतिक अंतराल अतिरिक्त मांग की माप है। तो दोनों ही कथन सही है, तो अपन चूज करेंगे ऑप्शन नंबर सी कि दोनों ही अपने आप में सही है। क्वेश्चन नंबर 16, पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर कार की मांग पर खिसक जाता है। सबसे पहली बात देखिए, पेट्रोल और कार दोनों ही पूरक वस्तुएं हैं और पूरक वस्तुओं में एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से दूसरी वस्तु की मांग में कमी आ जाती है। तो कीमत बढ़ने से कार की मांग कम हो जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मांग वक्र क्या हो जाएगा, नीचे की ओर खिसक जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, चाहे तो बना के देखिए। यहाँ पर लिखेंगे मांग किसकी, कार की मांग, यहाँ पर लिखेंगे पेट्रोल की कीमत। अब पेट्रोल की कीमत क्या हो रही है, पहले यहाँ थी अब यहाँ हो रही है, तो इसकी मांग क्या हो जाती है, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने से कार की मांग, कार का जो मांग वक्र होता है, कार की कीमत के कारण ये मांग वक्र क्या होता है, नीचे की ओर खिसक जाता है। ठीक, क्यों, देखिए ये होता है पहले, इसकी कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि पेट्रोल की कीमत में कमी हो जाती है, तो मांग वक्र नीचे की ओर खिसक आता है, जिसको बोलते हैं नीचे की ओर खिसकना। ऑप्शन नंबर डी। ओके। 17, कीन्स का गुणक सिद्धांत किसके बीच संबंध स्पष्ट करता है। कीन्स का गुणक सिद्धांत किसके बीच संबंध स्पष्ट करता है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निवेश और आय के बीच में। क्यों, क्योंकि के इक्वल टू होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो निवेश में परिवर्तन और आय में परिवर्तन के बीच के संबंध को बताता है। तटस्थ वक्र विश्लेषण में दो वस्तुओं के बीच विनिमय का अनुपात दर्शाता है। तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के बीच विनिमय का अनुपात कौन दर्शाता है, तटस्थ वक्र से दर्शाया जाता है। ऑप्शन है तटस्थ वक्र। इंडिफरेंस कर्व। ध्यान में रखना, एग्जाम की तैयारी है, खुद करनी होगी, अच्छे से करनी होगी। कहते हैं जिंदगी खुद के दम पे जी जाती है, जिंदगी खुद के दम पे जी जाती है, दूसरों के कंधे पे तो केवल जनाजे उठते हैं। तो अपनी तैयारी परफेक्ट करके रखिएगा, दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करना है। इसलिए मैं चाहता हूं आपकी तैयारी अच्छे से हो, लगातार बने रहिएगा, तैयारी अच्छे से हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19, मांग वक्र का अभिप्राय मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाता है जो एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है। ये कथन किसने दिया। ये कथन जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, इस स्टेटमेंट को भी आपको याद करके रखना है क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट है अलग अलग अर्थशास्त्रियों के। तो ये वाला स्टेटमेंट देने वाले हैं प्रोफेसर जे.एस. मिल, ऑप्शन नंबर ए। रोजगार गुणक के जन्मदाता कौन है। रोजगार गुणक जो बताया जाता है एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, इसके जन्मदाता है प्रोफेसर काहन, ऑप्शन नंबर ए। इसको भी याद रखना है क्योंकि वेरियस स्टेटमेंट, वेरियस सिद्धांत किस किसने दिया है ये जानना जरूरी है। ब्याज के तरलता अधिमान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, यहां पर भी कोई याद रखना है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे प्रोफेसर जे.एम. कीन्स। और ये वही कीन्स है जिन्हें समष्टि अर्थशास्त्र का जनक, समष्टि अर्थशास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, उत्पादन और रोजगार का स्तर गिर जाता है किस स्थिति में, कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन भी कम हो रहा है और उत्पादन के कम होने से रोजगार भी कम होता है। तो यहाँ पर दोनों जो गिरावट होती है, मंदी में, मुद्रास्फीति में, तेजी में। तो राइट आंसर होगा मंदी में, क्योंकि मंदी में मांग नहीं होगी तो उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो रोजगार भी नहीं होगा। तो मंदी की स्थिति में उत्पादन और रोजगार दोनों गिर जाते हैं।
भारत में 1969 में कितने अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? ये क्वेश्चन भी 8 मार्क की याद करके रखिए। उसका राइट आंसर है 14। भारत में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी कि सरकारी बैंकों में इसको विलय कर लिया गया। मांग की लोच की माप निम्नलिखित में से किस विधि से नहीं किया जा सकता? मांग की लोच की 3 प्रमुख माप है। एक है व्यय विधि, अनुपातिक विधि और दूसरा है बिंदु रीति। तो ये 3 रीतियां ही मांग की। तो चौथी जो रीति है उत्पाद विधि, ये जो है आय राष्ट्रीय निकालने का माप है, ना कि मांग की लोच। तो हमारा ऑप्शन होगा डी। 25, बैंक में ग्राहक सेवा सुधार हेतु निम्नलिखित में से किस समिति का गठन हुआ था? ध्यान रखिएगा, एक होता है बैंकिंग सुधार, दूसरा होता है बैंक में ग्राहक सुधार। जब ग्राहक सुधार की बात करते हैं उसका राइट आंसर होगा गाइपोरिया समिति। इन्होंने कहा था कि बैंकों में जो है ग्राहक की सेवा, ग्राहकों के साथ व्यवहार, ग्राहकों को दी जाने वाली सेवा में सुधार होनी जरूरी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों की तरफ आकर्षित हो। 26, मांग के विस्तार का कारण बताइए। मांग में विस्तार एक ऐसी स्थिति है जहां पर वस्तु की मांग में वृद्धि होती है, यानी कि ऊपर से ये नीचे की ओर आ जाता है इस स्थिति में। तो मांग का विस्तार तब होता है जब दी हुई वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। यानी कि देखो ये पहले कीमत है, अब कीमत में कमी हो रही है P1, तो ऐसे में वस्तु की मांग में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। इसी को बोलते हैं मांग का विस्तार। कौन सा साख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है? साख नियंत्रण के 2 विधियां हैं, एक है परिमाणात्मक और एक होता है आपका गुणात्मक। तो परिमाणात्मक कौन सा नहीं है? बैंक दर परिमाणात्मक है, खुले बाजार की क्रिया भी परिमाणात्मक है, नगद कोष अनुपात यानी कि CRR ये भी परिमाणात्मक है। तो नैतिक दबाव कौन सा है? ये गुणात्मक कथन है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है? तो ध्यान रखना, प्रत्येक उपभोक्ता जिसकी आय बढ़ जाती है वो हमेशा गिफिन वस्तुओं की मांग को, गिफिन यानी कि घटिया वस्तु, क्योंकि इनकम बढ़ गई तो घटिया वस्तु कौन खरीदेगा भाई? कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, आय बढ़ने पर उपभोक्ता गिफिन वस्तुओं की मांग घटा देता है। क्वेश्चन नंबर 29, कीन्स के सिद्धांत किससे संबंधित है? कीन्स का सिद्धांत ये बताता है कि एक अर्थव्यवस्था में हमेशा AD और AS बराबर होना चाहिए, जिससे अर्थव्यवस्था संतुलन में हो। और जहां ये दोनों बराबर होते हैं उसको बोलते हैं प्रभावपूर्ण मांग। क्या बोलते हैं? प्रभावपूर्ण मांग। यानी कि कीन्स का सिद्धांत प्रभावपूर्ण मांग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अस्पष्ट लागतों से में सम्मिलित है। अस्पष्ट लागतें ये ऐसी लागतें होती हैं जिसमें वो मूल्य वास्तव में जिसकी गणना नहीं होती है, उपयोग तो होता है, व्यय तो होता है, लेकिन वास्तव में उसको कैलकुलेट नहीं किया जाता है। कच्चे माल की लागत पेमेंट कर दिया जाता है, हिसाब किताब में आता है। श्रमिकों की मजदूरी हिसाब किताब में आता है। बीमा व्यय ये भी सबका लेखा जोखा मुद्रा में रूप। लेकिन उत्पादक की अपनी खुद की पूंजी पर ब्याज, बिजनेस में खुद का पैसा लगाया लेकिन वो ब्याज कभी नहीं लेता, लेकिन ब्याज तो लगता क्योंकि खुद नहीं लगाता, बाहर से लेना पड़ता। तो इस प्रकार की लागत को अस्पष्ट लागत कहते हैं। तो राइट आंसर हम कौन सा चूज करेंगे? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31, मौद्रिक लागत का घटक कौन नहीं होता है? मौद्रिक लागत के घटक 3 होते हैं, स्पष्ट लागत, सामान्य लाभ और अस्पष्ट लागत। ये तीनों ही मौद्रिक लागत के घटक है। तो बच्चा हमारा वास्तविक लागत, ये जो है वास्तविक लागत जो है लागत के एक दूसरा टाइप है। तो हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर सी। फर्म का लाभ कब होता है? एक फर्म का लाभ तब होता है जब उसका आगम उसकी लागत से ज़्यादा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। मजदूरी कटौती अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा को बनाए रखती है। मजदूरी कटौती, अगर मजदूरों की संख्या में कमी करते हैं तो पूर्ण रोजगार की दशा बनी रखती है। इस कथन को किसने दिया था? इस कथन को देने वाले थे प्रोफेसर रिकार्डो। ऑप्शन नंबर डी। याद रखना इस चीज़ को। स्टेटमेंट सारे आपको याद करिए, रट्टा मारे जैसे, क्योंकि स्टेटमेंट में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट देने वाले कोई एक ही बंदा होता है। क्वेश्चन नंबर 33, J.M. कीन्स की पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड मनी पूरा नाम है, किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो आपको याद होना चाहिए यहाँ पर भी J.M. कीन्स की पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट एंड मनी की प्रकाशन जो है 1936 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। और पूरा नाम है जनरल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड मनी। ध्यान रखना पूरा नाम आप। 35, केंद्रीय बैंक ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय करता है? एक केंद्रीय बैंक अगर अर्थव्यवस्था में ऋण बढ़ाना हो
तो ऋण तभी बढ़ेगा जब ऋण सस्ता होगा। तो ऐसे में ऋण सस्ता करने के लिए रेपो रेट बढ़ाया जाता है, बिल्कुल नहीं। रिवर्स रेपो रेट बढ़ाया जाता है, बिल्कुल नहीं। सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदा जाता है, बिल्कुल सही। सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदेंगे तो इकोनॉमी में पैसा आएगा। और लास्ट है सरकारी प्रतिभूति बेचकर, ये भी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन व्यापारिक बैंकों के ऋण देने की सुविधा का संगठक नहीं है? ऋण, इसमें से कौन सा ऋण का भाग नहीं है? नगद साख, अधिविकर्ष, साख निर्माण, विनिमय पत्रों की कटौती। तो पहला, दूसरा और लास्ट वाला ये व्यापारिक बैंकों के ऋण के प्रकार है। तो साख निर्माण जो है व्यापारिक बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन वो ऋण देने की घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी चूज करेंगे यहाँ पर। 37, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण निर्माण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। आप सबको पता है वाणिज्यिक बैंक जितना पैसे उनके पास जमा होता है उनको फिर जो है क्रेडिट उधार के रूप में बांट दिया जाता है। तो आपको पता है कि ये ऋण निर्माण की प्रक्रिया कब खत्म होती है? ये तब हो जाती है जब बैंकों में नई जमा राशि शून्य हो जाती है। मतलब बैंकों में पैसा जमा होना, डायरेक्ट जमा होता है, प्राथमिक जमा जिसको कहते हैं, वो शून्य हो जाता है। उस स्थिति में जब प्राथमिक जमा होगा नहीं तो द्वितीयक जमा भी क्रिएट नहीं होता है। तो हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? भाई इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है, मांग की लोच ध्यान में रखिएगा 5 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर बी। एक ऋजुरेखी मांग वक्र के मध्य बिंदु का मांग लोच कैसा होता है? एक ऋजुरेखी यानी कि सीधा इस तरह से, जो मतलब एक सिंपल जो होता है, इसका जो मध्य बिंदु पर जो मांग की लोच होती है वो हमेशा इकाई के बराबर होगी। दैट मीन्स ईडी इक्वल टू 1 होगा हमेशा। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का क्या आशय है? किसी वस्तु आवश्यकता की पूर्ति करने की शक्ति, आनंद, खुशी, लाभदायकता। ध्यान में क्या, उपयोगिता का मतलब होता है वस्तु में निहित वह शक्ति या क्षमता जिससे किसी की आवश्यकता पूर्ति, यानी कि किसी वस्तु में आवश्यकता की पूर्ति करने की शक्ति। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 41, उपयोगिता का गणनावाचक दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रस्तुत किया? ये मैंने पहले ही बता दिया था, एक्सप्लेन करते जो पहले क्रमवाचक बताया था मैंने, दोनों बता दिए थे। गणनावाचक सिद्धांत देने वाले कौन है? प्रोफेसर मार्शल। 42, किस समयावधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं? समयावधि को 2 वर्गों में बांटा गया है, अल्पकाल और दीर्घकाल। अति अल्पकाल तो अलग चीज हो गया। तो किस परिवर्तनशील साधन को तभी, सभी साधनों को परिवर्तनशील तब होता है जब हमारे पास दीर्घकाल होता है, लंबे समय का। तो राइट ऑप्शन इज बी, क्योंकि अल्पकाल में तो हम सभी साधनों को परिवर्तित नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 43, उदासीनता वक्र होता है कैसा? आपने उदासीनता वक्र देखा? कुछ इस तरह से बना होता है, ऐसी। कैसा लगता है? उदासीनता वक्र ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से उल्टी दिशा में भागता हुआ नजर होता है, जिसको बोलते हैं उन्नतोदर होना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? ऐसी वस्तुएं जिनको, मान लो आपके पास अगर चाय पी रहे हैं, अगर चाय के स्थान पर कॉफ़ी पीना चाहें या कॉफ़ी के स्थान पर चाय पीना चाहे तो पॉसिबल है। तो इन दोनों वस्तुओं क्या कहा जाता है? जो एक दूसरे के स्थान में प्रयोग किया जा सकता है उसके स्थानापन्न वस्तुएं के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ध्यान में ये रखिएगा कि पढ़ना अपने दम पर है, जैसे भी हो लगातार मैं आपको बता रहा हूँ तो उसी हिसाब से पढ़िएगा। और एक कहावत है, एक शायरी है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कुछ शायरी मैंने नोट किया आप लोगों के लिए कि तुम्हारे साथ किसी मंजिल की तलब नहीं है, तुम्हारे साथ किसी मंजिल की तलब नहीं है, बस जहाँ तक रहा चले हम सफ़र बने चले। ठीक है, समझ में रह गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा उत्पत्ति का साधन है? भूमि, श्रम, पूंजी, उपभोग। सभी ये सारे के तीनों जो है उत्पत्ति के प्रमुख साधन है जिसके माध्यम से उत्पादन प्रक्रिया पूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 46, एमआर को, एमआर का मतलब होता है सीमांत आय या सीमांत आगम, मार्जिनल रेवेन्यू को प्रदर्शित किया जाता है किस फार्मूले से? तो आपका राइट आंसर होगा बी। एमआर बराबर होता है यहाँ पर कि कुल आय में परिवर्तन बट्टे बिक्री की इकाइयों में परिवर्तन, या फिर लिख सकते हैं दूसरा फार्मूला टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। इसके 2 बेसिक फार्मूले होते हैं। 47, निम्न में से कौन एकाधिकार की विशेषता नहीं है? आपको बताना इसमें से कौन सा एकाधिकार की विशेषता नहीं है। एकाधिकार का मतलब होता है एक का अधिकार, एक क्रेता और अनेक विक्रेता, निकट स्थानापन्न का अभाव, बिल्कुल सही।
नए फर्मों का प्रवेश प्रतिबंधित, बिल्कुल सही, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है एक विक्रेता अनेक विक्रेता, एक क्रेता, एक क्रेता मतलब खरीदने वाला, विक्रेता मतलब बेचने वाला, तो यहाँ एकाधिकार में एक ही विक्रेता होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग, दैट मीन्स हमारा राइट आंसर होगा ए, क्योंकि कौन सी विशेषता नहीं है, ए विशेषता नहीं है। मांग वक्र की ढाल होती है कैसी? मांग वक्र की ढाल हमेशा ऊपर से नीचे गिरती हुई होती है, यानी कि इसको बोलते हैं ऋणात्मक ढाल, बी। क्वेश्चन नंबर 49, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या बताइए। साधनों का आवंटन करना, आर्थिक विकास, साधनों का कुशलतम उपयोग, ये तीनों ही अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। तो हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? अगर हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाओं की बात करते हैं, वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण, उपरोक्त सभी, ये तीनों ही समष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र के भाग है, क्योंकि अगर व्यक्तिगत श्रेणियों का अध्ययन किया जाता है तो हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर होगा। 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो उसके बाद क्योंकि 100 क्वेश्चन है और भी क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्योंकि केवल 50 क्वेश्चन तैयार करके क्या फ़ायदा, ये तो 100 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 100 क्वेश्चन कम से कम तैयार करने जरूरी है आपको। तो 51, पूर्ति बेरोजगार होती है किस काल? पूर्ति बेरोजगार होती है, और पूर्ति बेरोजगार होने का मतलब होता है कीमत में भले ही परिवर्तन हो जाए, तो जब पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन नहीं कर सकते, और पूर्ति की मात्रा को अति अल्पकाल में परिवर्तन कर पाना संभव नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा ए, पूर्ति अति अल्पकाल में बेरोजगार होती है। निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? भूमि उत्पत्ति का साधन है, श्रम भी है, पूंजी भी है, तो मुद्रा उत्पत्ति का साधन नहीं है, मुद्रा विनिमय का माध्यम है। तो हम चूज करेंगे राइट आंसर इज सी। माइक्रोस शब्द का किस भाषा का शब्द है? माइक्रोस, माइक्रोस जो है ग्रीक भाषा का शब्द होता है। माइक्रोस और मैक्रोस दोनों ही ग्रीक वर्ड का शब्द है, ध्यान रखना। और जिसका मतलब क्या होता है माइक्रोस, इसका मतलब होता है छोटा या सूक्ष्म। 54, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या? ये क्वेश्चन भी पहले बार हो चुका है, दोबारा आ गया है, ठीक है ना। आर्थिक समस्या मूलतः चुनाव की समस्या है। यहाँ पर यह देखा जाता है कि हम अपने सीमित साधनों के विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प कैसे चूज करें। क्वेश्चन नंबर 55, उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषता है? उपयोगिता की विशेषता पूछा गया है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, बिल्कुल सही। उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है, मतलब हर व्यक्ति के लिए वस्तु की उपयोगिता बदल जाती है, बिल्कुल सही। उपयोगिता विचार सापेक्ष है, उपयोगिता जो है विचारों से प्रेरित होता है, बिल्कुल सही, यानी कि उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि तीनों ही सही है। जब सभी सही होते हैं तो उपरोक्त सभी का ऑप्शन चूज करना पड़ता है, डी नंबर। उपयोगिता को मापा जा सकता है किसके द्वारा? मुद्रा के द्वारा, वस्तु के विनिमय के द्वारा, वस्तु के वजन के द्वारा, इनमें से मुद्रा को मापा, उपयोगिता को मापा जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट देने थे प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। उन्होंने कहा था किसी भी वस्तु की उपयोगिता को उसकी मुद्रा के द्वारा कितनी व्यय की जा रही, उसी के आधार पर उसकी उपयोगिता को मापा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन गोशेन का दूसरा नियम है? गोशेन के दो नियम प्रचलित है बहुत ज़्यादा, एक तो है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, और दूसरा है सम सीमांत उपयोगिता का नियम। जैसे उपयोगिता ह्रास नियम है, ये प्रथम नियम हुआ, और ये दूसरा नियम हुआ। हमारा राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 58, जब एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन वाई वस्तु की मांग को प्रभावित करता है, तो ये मांग कैसे करती है? जब एक वस्तु की कीमत दूसरी वस्तु की मांग को प्रभावित करे, तो इसको बोलते एक का तीसरा प्रभाव होना, तो इसको बोलते हैं तिरछी मांग। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना? समझ में आना चाहिए, नहीं आता है तो जरूर बताइएगा। डाउट कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिखिएगा। कोई क्वेश्चन ऐसे जो आपको उससे सॉल्व नहीं हो रहा है वो भी मुझे बताइएगा, रुकना नहीं है, आपको खुद ही खुद पढ़ना है, ठीक है। ध्यान रखना, उजालो अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों को हमारे साथ रहने दे, ना जाने किस गली में जिंदगी क्या शाम हो जाए। तो शाम नहीं होने देना है, उजाला अपने साथ रखना है। उजाला मतलब तैयारी एग्जाम की। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन होता है? एक उत्पादन फलन में उत्पादन हमेशा उत्पत्ति के साधनों का फलन होता है, जहां पर O इक्वल टू फंक्शन ऑफ आई लिखा जाता है। आई का मतलब होता है इनपुट, O का मतलब होता है आउटपुट। इनपुट का मतलब होता है उत्पत्ति के साधन या उत्पादन के साधन। राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 60, मौद्रिक लागत में
निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? जब हम मौद्रिक लागत की बात करते हैं, मौद्रिक लागत के तीन भाग होते हैं, व्यक्त लागतें, अव्यक्त लागतें और सामान्य लाभ। ये तीनों ही मौद्रिक लागत के हैं, तो हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 61, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि बृहद अर्थशास्त्र, जिसमें पूरे अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन दे रखा है आय और रोजगार, सामान्य कीमत स्तर, व्यापार चक्र, ये सभी जो है पूरे अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, तो हम चूज करेंगे नंबर, राइट आंसर इज डी, उपरोक्त सभी। पूंजी के स्टॉक में वृद्धि क्या कहते हैं? जब भी किसी पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होता है, जैसे आपके स्थिर संपत्तियों में वृद्धि हो रही है, तो उसका नाम दिया गया है पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन। राइट आंसर इज सी। प्रवाह के अंतर्गत निम्न में से कौन है? प्रवाह मतलब जिसको एक निश्चित समय अवधि में मापा जाता है, जिसका फ्लो होता रहता है, रुकता नहीं है, समय अंतर चलता रहता है। उपभोग, आय, निवेश, ये सभी समय अवधि। उपभोग मतलब एक दिन में कितना उपभोग किया है, एक महीने की कितनी आय है, साल भर में कितना निवेश किया, इस चीज़ की बात होती है। तो ये सारे के सारे प्रवाह के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सम्मिलित होता है? कृषि, खुदरा व्यापार, लघु उद्योग, यातायात। देखिए कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है, खुदरा व्यापार, लघु उद्योग और यातायात। यातायात और खुदरा व्यापार जो सर्विस में आता है, लघु उद्योग जो है सेकेंडरी में आता है। एनएनपी निम्न में से किसके बराबर होता है? एनएनपी, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, निम्न में से किसके बराबर होगा? जब जीए, देखो यहाँ पर एन है और ये जीए, जब ग्रॉस में से घिसावट व्यय माइनस करेंगे, जब हम घिसावट व्यय को प्लस करेंगे, जब अप्रत्यक्ष कर को माइनस करेंगे, तो एमपी एफसी में बदल जाएगा, लेकिन हमें एमपी में चाहिए, तो राइट आंसर होगा जब हम ग्रॉस में से घिसावट को माइनस करेंगे तो वो नेट बनेगा, तो राइट आंसर इज ए। राष्ट्रीय आय में से निम्न में से कौन शामिल है? लगान मजदूरी, लगान वेतन, लगान लाभ, वेतन ब्याज लाभ, ये सभी राष्ट्रीय आय के भाग होते हैं। केवल एक या दो नहीं, सबके सब पांचों जो है राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। 67, एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित होता है? एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन के तीन प्रमुख क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, तीनों ही अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो है राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 68, राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? मतलब राष्ट्रीय जब नेशनल इनकम कैलकुलेशन करते हैं, इसमें से कौन सा शामिल नहीं होगा? पुराने वस्तु का क्रय विक्रय बिल्कुल सही, शामिल नहीं होता है। मध्यवर्ती मूल्य ये भी शामिल नहीं होता है। इन दोनों को ही राष्ट्रीय में शामिल नहीं करते हैं, तो हम चूज करेंगे ऑप्शन ए और बी दोनों, ये हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। ध्यान में रखिएगा, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, कुछ बच्चे जो है 1935 अगर दिया होता है 1935 को टिक करते। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक का जो है स्थापना हुआ था, लेकिन इसको ये जब स्थापित हुआ था तब ये प्राइवेट बैंक के रूप में काम करता था, प्राइवेट एजेंसी थी। 1949 में इसको राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में शामिल कर दिया, इनकी सरकार के अंडर में लाया गया। क्वेश्चन नंबर 70, कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार का संतुलन कहाँ स्पष्ट होता? थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। आय का संतुलन स्तर उस बिंदु पर बराबर होगा जब सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति आपस में बराबर होती है, जो कि बता रहा है ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। 71, कीन्स ने अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को किस नाम से पुकारा? न्यून मांग एक ऐसी मांग होती है जहां पर जितनी मांग होनी चाहिए अर्थव्यवस्था में सामूहिक पूर्ति के बराबर के लिए उतनी मांग नहीं होती है, तो सामूहिक मांग जब कम होती है वो बोलते हैं। और ये तब जब ये सामूहिक मांग कम होता है उस स्थिति में अपूर्ण रोजगार का संतुलन बन जाता है, क्योंकि जहां पर ये बराबर होना चाहिए यहाँ पर बहाना हो के ये उससे पहले ही तय होता है, इसको बोलते हैं अपूर्ण रोजगार। ठीक है, और इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा अविस्फीति की स्थिति आ जाती है। 72, साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात CRR, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, साख का विस्तार करना है जब CRR को कम किया जाता है, यानी कि राइट आंसर इज ए, घटता है। जब इसको बढ़ाया जाएगा तो साख का संकुचन होगा, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी।
73 निम्न में से किस वर्ष भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1969 में, 1969 में। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले भी होता कि किस वर्ष 1969 में 14 बैंकों का, तो एक ही क्वेश्चन है, दो अलग अलग लैंग्वेज में पूछा जाता है, ध्यान रखना। और कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था इस टाइम? 14 बैंकों का, ठीक है, ये भी याद रखना है। मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है? किसी भी राष्ट्र में, भारत जैसे राष्ट्र में मुद्रा पूर्ति का नियमन करने वाली जो संस्था है वो है केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक के द्वारा ही राष्ट्र अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति की जाती है। किसके माध्यम से का प्रयोग करके? राष्ट्र व्यापारी। नियमन मतलब उसको देखरेख करने वाला कौन है? केंद्रीय बैंक है। क्वेश्चन नंबर 75, प्राथमिक घाटे को व्यक्त किया जाता है किस प्रकार? राष्ट्रकोषीय माइनस राजस्व घाटा? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रकोषीय मतलब माइनस ब्याज भुगतान, ये राइट आंसर है। प्राथमिक घाटे का फार्मूला होता है जितना हमारे पास राष्ट्रकोषीय घाटा है उसमें से अगर ब्याज के भुगतान को माइनस कर देंगे तो प्राथमिक घाटा ये बताता है अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक्चुअल में कितना हमने घाटा उठाया है। निम्न में से कौन एक कर प्राप्ति नहीं है? इसमें से कौन सा जो है टैक्स रिसीव नहीं है? आयकर कर है, निगम कर भी कर है, सीमा कर भी कर है, सब में कर लगा हुआ है। तो केवल फीस जो है विभिन्न प्रकार के कार्यों के बदले में प्राप्त होता है, इसलिए फीस जो है कर प्राप्तियां नहीं है, क्योंकि कर वो होता है जो अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाता है, बदले में कोई सेवा नहीं की दी जाती है, लेकिन फीस किसी सेवा के बदले में प्राप्त होता है सरकार को। 77 निम्न में से असंतुलित बजट कौन सा है? अतिरेक बजट, घाटे का बजट। अतिरेक मतलब होता है एक ऐसा बजट जहां पर प्राप्तियां ज़्यादा हैं और व्यय कम है, और घाटे का बजट मतलब जब प्राप्तियां कम हैं और व्यय ज़्यादा है। दोनों ही असंतुलन की स्थिति है कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ए और बी दोनों। 78 जिस कर प्रणाली में करों की दर आय वृद्धि के साथ साथ घटती चली जाती है उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं करों की दर। अगर इन टैक्स बढ़ जाता है, आय के बढ़ने के साथ साथ उसकी टैक्स भी कम होता जाता है, उसको बोलते हैं प्रतिगामी यानी कि विपरीत टैक्स प्रणाली। अनुपातिक का मतलब सबके ऊपर बराबर लगता है, जैसे जीएसटी। प्रगतिशील सबके ऊपर जो इनकम के ऊपर लगता है, जैसे इनकम टैक्स, जिसकी इनकम ज़्यादा टैक्स ज़्यादा। तो यहाँ पर आय वृद्धि होने से टैक्स कम हो रहा है, यानी कि प्रतिगामी कर प्रणाली कहेंगे उसको। 79 भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मदें सम्मिलित होती है? भुगतान शेष में किसी भी प्रकार की, सभी प्रकार की मदों को शामिल किया जाता है, चाहे वो दृश्य हो, चाहे अदृश्य हो या पूंजीगत हो। तो राइट आंसर कौन सा चूज करेंगे? उपरोक्त सभी। 80 भारत में करेंसी निर्गमित करने वाली संस्था कौन सी है? भारत में करेंसी निर्गमित करना भारत की केंद्रीय बैंक है। और भारत की केंद्रीय बैंक का मतलब क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी पहला वाला बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और तीसरा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो राइट आंसर होगा आपका आरबीआई, डी। एडम स्मिथ द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? इनकी भी पुस्तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, जैसे किन्स की पुस्तक का नाम पूछा जाता है, तो एडम स्मिथ की पुस्तक का पूरा नाम है द इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। शॉर्टकट में द वेल्थ ऑफ नेशन वर्ड का यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है। डोंट बी कंफ्यूज पूरा और शॉर्ट, बिल्कुल सही है। राइट आंसर इज सी, द इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। 82 पैमाने का प्रतिफल का संबंध किससे है? पैमाने का प्रतिफल का संबंध दीर्घकाल से है, क्योंकि दीर्घकाल में ही उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित किया जाता है, जिससे उत्पादन का पैमाना बदलता है, इसलिए इसको पैमाने के प्रतिफल का नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 83 अनुपातिक करों में वृद्धि से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कैसी होती है? अगर अनुपातिक करों में वृद्धि होती है तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होगी बेटा? अनुपातिक कर मतलब जीएसटी, जीएसटी बढ़ेगा तो चीज़ें महंगी होंगी, और जैसे चीज़ें महंगी होगी तो लोग उसको कम खरीदेंगे, यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में क्या होगी? कमी आएगी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 84 मांग फलन क्या है? मांग फलन मतलब वस्तु की मांग और वस्तु की कीमत में दर्शाने वाला संबंध। एक्स का मतलब होता है वस्तु एक्स की मांग, और पी का मतलब होता है कीमत। जब कीमत और वस्तु की मात्रा में संबंध बताया जाता है वही मांग फलन होता है। निम्न में से चालू घाटे का घटक नहीं, कौन सा चालू घाटे का घटक नहीं है? वस्तु का व्यापार, सेवाओं में व्यापार, अंतरण भुगतान या विदेशी ऋण। चालू घाटा, सॉरी चालू घाटा नहीं होना चाहिए, थोड़ा यहाँ पर मैं आपको थोड़ा वो करूँगा, ये चालू घाटा नहीं है, ये चालू खाता, चालू खाते का घटक नहीं है। तो वस्तु, व्यापार, अंतर, ये तीनों के तीनों चालू खाते का घटक होता है। तो राइट है विदेशी ऋण। ये जो है
पूंजी खाते का घटक है, तो हम चूज करेंगे डी। मानवीय श्रम का पारिश्रमिक है। एक मनुष्य जब कहीं पर अपना श्रम देता है तो श्रम के बदले में उसको क्या प्राप्त होता है? मजदूरी या फिर वेतन या पारिश्रमिक, ठीक है ना। जिस बाजार की संरचना दो विक्रेता होते हैं, जिस बाजार में दो ही विक्रेता होते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा विक्रेता चौथा विक्रेता नहीं होता है, तो उस बाजार को द्विधिकार के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, कुल परिवर्ती लागत शून्य होती है। जब TVC शून्य होती है, इसका मतलब क्या होता है? कि जब निर्गत अधिकतम होता है, जब निर्गत न्यूनतम होता है, जब निर्गत का मतलब होता है यहाँ पर उत्पादन। क्या होता है इसका मतलब? उत्पादन। जब उत्पादन शून्य होता है तभी कुल परिवर्ती लागत भी शून्य होगी, क्योंकि उत्पादन नहीं है तो जाहिर सी बात है हम जो है किसी प्रकार के साधनों का प्रयोग नहीं करेंगे परिवर्तनशील, क्योंकि स्थिर साधनों का तो प्रयोग होता ही है, वो तो हमेशा बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अवसर लागत क्या है? त्याग की गई इकाइयों की संख्या, प्राप्त की गई इकाइयों की संख्या, अगले श्रेष्ठ विकल्प की त्याग की लागत, इनमें से कोई नहीं, तो अवसर लागत है अगले श्रेष्ठ विकल्प की त्याग की लागत। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बजट रेखा की परिवर्तनता क्या है? बजट रेखा बताता है किसी x वस्तु और y वस्तु की कीमत के बीच का संबंध, और x अपॉन वाई यानी कि इक्वल टू अगर है P1 अपॉन P2, x की कीमत और y की कीमत, तो P1 अपॉन P2 इज द राइट ऑप्शन। भारत में 1 रुपए का नोट कौन निर्गमित करता है? तो राइट आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जितने भी कॉइन्स होते हैं, जितने भी सिक्के होते हैं, वो सब वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती? किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी उत्पादन प्रक्रिया में सीमांत लागत, परिवर्तनशील लागत, स्थिर लागत, अवसर लागत, इसमें से स्थिर लागत कभी भी शून्य। स्थिर लागत का मतलब होता है उत्पादन शून्य हो, उत्पादन हो या ना हो कोई मतलब नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक दुकान खोलने के लिए एक किसी का एक कमरा ले लिया, दुकान ले लिया, और कमरे का किराया 2,000 रुपये है। जिस दिन अपने किराए पे दुकान पे गए हो, जैसे ही महीना ख़त्म हो जाएगा आपको 2,000 देना पड़ेगा। आपने दुकान शुरू किया हो या बिक्री हुई हो ना हो, उससे मतलब नहीं। किराया एक स्थिर लागत है, मतलब आपने अगर दुकान किराए पे ले रखा है तो बिक्री हो कुछ हो मतलब नहीं है, 2,000 देना ही पड़ेगा। अल्पकाल में निर्गत यानी कि उत्पादन में इकाई वृद्धि होने पर परिवर्तनशील लागत में होने वाली वृद्धि, अगर मान लीजिए एक उत्पादन होता था परिवर्तनशील लागत 30, दूसरे के उत्पादन से परिवर्तनशील लागत हो गई 45, तो ऐसे में एक साधन में वृद्धि होने से परिवर्तन साधन में भी परिवर्तन हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? सीमांत लागत के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी। 94, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है? पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण कौन, विशेषता कौन सी नहीं है? क्रेताओं की संख्या अधिक संख्या पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। समरूप वस्तु, ये सही है। कीमत विभेद बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर समरूप वस्तुओं की समान कीमतें प्रचलित होती है, तो कीमत विभेद इज रॉन्ग आंसर हमारा, लेकिन हमारे लिए सही आंसर सी है। निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत वस्तुओं में शामिल किया जाता है? पूंजीगत वस्तु ऐसी वस्तु है जिसको लंबे समय तक उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है, जैसे स्टील की चादर, ये पूंजीगत वस्तुओं में शामिल किया जाएगा। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। जीडीपी प्लस डेप्रिसिएशन, जब ग्रॉस दे रखा तो डेप्रिसिएशन जोड़ा नहीं जाता, तो ऑलरेडी गलत है। एनएनपी इक्वल टू जीडीपी माइनस एनपीए, एनएफआई को डी से माइनस नहीं किया जाता जबकि प्लस किया जाता है, तो ये भी गलत होगा। राइट आंसर इक्वल टू एनएनपी इक्वल जीडीपी एमपी एनएफआई, तो डी से एन बनाने के लिए एमआई को प्लस कर दिया जाता है, बिल्कुल सही। ग्रॉस को एन बनाने के लिए डेफिनेशन माइनस किया जाता है, ये भी सही है। जब दोनों सही है तो राइट आंसर होगा हमारा सी। आय में इकाई वृद्धि होने पर उपभोग में होने वाली वृद्धि को क्या कहेंगे? आय में इकाई वृद्धि मतलब आय में वृद्धि हो गई, तो उपभोग में होने वाली वृद्धि, इन दोनों के संबंध को क्या कहते हैं? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। दैट मीन्स एमपीसी ये बताता है कि आय में होने वाले परिवर्तन से उपभोग की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 98, भारत में 500 और 1000 के नोट का विमुद्रीकरण डीमोनेटाइजेशन कब हुआ? तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? 2016 में हुआ है। ठीक है, जब प्रधानमंत्री मोदी ने रात के 8 बजे आए और कह दिया 500 और 1000 का नोट अब नहीं चलेगा, बदल लो भैया बैंक से। विनियोग की मात्रा में होने वाली वृद्धि के साथ साथ एमईसी, जब इससे ही अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला जाता है, वैसे ही एमईसी के साथ क्या होता है? एमईसी घटती चली जाती है। और लास्ट क्वेश्चन है, पूर्ण रोजगार के आगे की सामूहिक मांग तय पूर्ण रोजगार वाली सामूहिक पूर्ति के अंतर को क्या कहते हैं?
पूर्ण रोजगार की आगे, मतलब जहाँ पर रोजगार होना चाहिए उससे पहले अगर उससे ज़्यादा समय की मांग हो तो वो स्थिति होती है कौन सी, स्फीतिक अंतराल की स्थिति होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो ये रहे टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। मेरे ख्याल से ये एमसीक्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे होंगे, आपको भी पता होगा ये एग्जाम में जरूर आता है, प्री बोर्ड दिए होंगे, कहीं ना कहीं ये सब क्वेश्चन फंसे हुए हैं। तो इसी तरह से नेक्स्ट भी आपको बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए मैं लॉन्ग क्वेश्चन लाने वाला हूँ ताकि आप तैयारी कर सके परफेक्टली। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करके रखें, तभी आप तैयारी कर पाएंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। ठीक है, और हाँ दूसरी बात ध्यान रखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा बेटा, लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा। और जिन्हें 100 के 100 आंसर के जो है आंसर शीट चाहिए वो यहाँ पर देख लीजिएगा, आंसर की मैंने दिया हुआ है, परफेक्टली स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और तैयारी उसी हिसाब से कीजिए। बाय।